हेलो फ्रेंड्स। हर व्यक्ति को जो अपने फ्यूचर के बारे में अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए तो उसको बड़ा आसान हो जाता है डिसीजन लेना। अगर किसी को मालूम हो कि उसके जीवन में कोई प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ तो वो बार बार जो है रिस्क नहीं लेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा, वो जॉब में रहेगा, तो उसका जीवन जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएगा। लाल किताब के मुताबिक जो दोष हैं वो 10-12 नहीं, बहुत सारे दोष होते हैं। आप कह लो कि जितनी बातें उतने दोष। तो आप सोच लो कि आपको इन दोषों का अगर पता करना है और आपको अपनी कुंडली का नहीं मालूम, तो आप क्या करें कि आप बैठकर सोचें कि आपके साथ कोई भी घटना बचपन से लेकर अभी तक कैसे हुई, क्यों हुई। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ रुपिंदर ऑल फ्रॉम न्यू जर्सी, यूएसए। आपने देखा होगा कि हर इंसान जो है वो किसी न किसी कारण दुखी रहता है। कभी उसकी शादी नहीं होती, कभी बच्चे होकर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बच्चों की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर माँ बाप से कोई दुश्मनी हो जाती है। कई किस्म के जो घर में क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हमें ये नहीं समझ आती कि ये हो क्यों रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, जब उसका जन्म होता है तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन अचानक ही कभी उसे टीचर से बार बार डांट पड़ती है, या फिर वो बच्चा बार बार फेल होना शुरू हो जाता है। उसे समझ नहीं आती, माँ बाप को समझ नहीं आती कि असल में हो क्या रहा है। और ये प्रॉब्लम जो है कई बार शुरू में ना आकर लेट लाइफ में भी आनी शुरू हो जाती है, मैरिज के टाइम आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये होते हैं हमारे कार्मिक डेब्ट। लाल किताब के मुताबिक हमारे बहुत सारे कार्मिक डेब्ट हैं। ये जो कार्मिक डेब्ट हैं ये 14 से 15 तक बताए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे 10 बताते हैं। जो लाल किताब है वो भी एक नहीं है, कई किस्म की लाल किताब है और हर किसी का अपना वर्जन है। लाल किताब के मुताबिक एक होता है समय ऋण। समय ऋण का मतलब ये होता है कि अपने आप का ऋण। जैसे हमारे मन के जो विचार हैं वो अंतरात्मा से दूर होते जा रहे हैं, हम गलत कामों में घुसते जा रहे हैं, गलत सोच रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का समय ऋण होता है। ये लोग बिना कारण जो है वो गलत समझे जाते हैं। कई बार वो लोग ठीक होते हैं लेकिन फिर भी लोग उनको गलत ही समझते हैं। ये उनका ऋण होता है। और ये ऋण जो आता है जब कुंडली में 5th हाउस में कोई पापी ग्रह पड़ा होता है, तो ये ऋण जो है आपकी कुंडली में आता है। अगर कुंडली में 4th हाउस में केतु पड़ा हो तो हमारी अपनी माता से नहीं बनती, क्योंकि हम लोग मैत्री ऋण से युक्त हैं। और जो मैत्री ऋण होता है उसमें हमारी माता जो होती है वो हमें समझ नहीं पाती, वो इमोशनली डिटैच्ड रहती है। और जब भी आप उसके पास बैठते हो तो आप सोचते हो कि उसे आपकी बात समझ नहीं आ रही और उसका कारण आपको नहीं पता चलता, और वो बात बात पे आपसे लड़ती है। तो ये होता है मैत्री दोष। इसे हम बोलते हैं मैत्री ऋण। जब 1st और 8th हाउस में बुध और उसके साथ केतु पड़ा हो, या फिर बुध और केतु की आपस में दृष्टि हो, कैसे ना कैसे उनका संबंध हो, तो कुंडली में आता है संबंधियों का दोष। जो सगे संबंधियों का दोष है, ये भी एक दोष माना जाता है, ये भी एक ऋण माना जाता है। तो आपके जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो आपको लाइक नहीं करते और वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि आपने पिछले जन्म अपने रिलेटिव्स को समझा नहीं और उनके साथ जो कोई बुरा व्यवहार किया हो। इसलिए ये जो आता है सगे संबंधियों का ऋण। जन्म कुंडली में जब 6th और 3rd हाउस में चंद्रमा पड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति को होता है बहन का ऋण। ऐसे में क्या होता है कि उसकी सिस्टर या डॉटर वो उस पर बहुत डिपेंडेंट होती है, फाइनेंशियली वो उससे पैसा मांगती है और उसको तकलीफ़ रहती है कि वो पैसा मांगती है फिर वापस नहीं देती। तो इस तरह ये बहन का ऋण होता है।
ऐसे में क्या होता है कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपनी बहन को अच्छे से टेक केयर नहीं की होगी और उसका ऋण जो है वो इस जन्म में चुका रहा है। जन्म कुंडली में अगर सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 12th हाउस में अगर शुक्र या बुध या राहु पड़ा हो या इनका संबंध हो तो ऐसे व्यक्ति को पितृ दोष लगता है। पितृ ऋण भी कहा जाता है इसे। जो पितृ ऋण होता है उसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का ऋण देना है। कहने का भाव ये होता है कि ऐसे व्यक्ति की अपने पिता के साथ नहीं बनती और उसका कारण ये होता है कि पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति ने अपने पिता का बहुत अपमान किया होगा, उसका दिल दुखी किया होगा, तो इस जन्म में उसका जो पिता है वो उसके साथ जो है वो दोस्ती नहीं कर पाता और पिता को वो कैसे ना कैसे बुरा ही फील करता है और पिता भी उसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन दिल से चाहे वो कितना भी एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन जब भी एक साथ बैठेंगे वो एक दूसरे से लड़ ही पड़ेंगे। जन्म कुंडली में एक होता है स्त्री ऋण। स्त्री ऋण ये होता है कि आपने पिछले जन्म में अपनी स्त्री को वैल्यू नहीं दी, उसका मन दुखाया, तो इस जन्म में आपको स्त्री दोष लगता है। तो स्त्री दोष में क्या होता है कि सेकंड या 7th हाउस में आपके राहु, चंद्रमा या सूर्य पड़ा होता है या इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति है उसकी जो पत्नी है या तो बार बार डाइवोर्स लेती है या फिर बार बार शादी होती है या फिर उसकी शादी नहीं होती। इस तरह स्त्री दोष जो है वो होता है और इसे हम बोलते हैं स्त्री ऋण। जन्म कुंडली में एक और ऋण होता है, उसे बोलते हैं असहाय का ऋण। असहाय का ऋण का मतलब होता है कि आप जो भी काम करना चाहें उसमें कामयाब नहीं होते। ऐसे में क्या होता है कि आपने पिछले जन्म में किसी मजदूर जो आपके अंडर काम करते हैं, जैसे मजदूर हों या आपके अंडर काम करने वाले कोई भी लोग हों, आपने उनकी टेक केयर नहीं की, आपने उनका हक नहीं दिया, आपने उनको प्रॉब्लम दी, तो उससे आपके कुंडली में जो दो घर हैं 10th और 11th, इनमें जो है चंद्रमा, सूर्य या मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसे में आपको मिलता है असहाय का ऋण। जन्म कुंडली में एक ऋण और होता है, वो होता है अजन्मे का ऋण। जो अभी पैदा नहीं हुआ, ऐसी एनर्जी का ऋण आपको देना है। ऐसे में क्या होता है कि आपको बार बार जैसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है या आपको डर लगता है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं कि आपको इस जीवन में तंग करती हैं। आपको सुपर नेचुरल बीमारियां लग जाती हैं, सुपर नेचुरल प्रॉब्लम्स, जैसे कह लो कि ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसका कारण ये होता है कि जब आपका पिछले जन्म में आपने किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ही तंग किया हो तो वो फिर आपको इस जन्म में सुखी नहीं रहने देगी। तो इसलिए इसे बोलते हैं आजन्मे का ऋण। और ये होता है जब 12th हाउस में सूर्य, शुक्र या फिर मंगल का कॉम्बिनेशन हो या फिर ये लोग अकेले अकेले ग्रह पड़े हों, तो इस तरह बनता है अजन्मे का जो ऋण। एक होता है ईश्वर ऋण। ईश्वर ऋण क्या होता है? जब आपने पिछले जन्म में कोई डिवाइन ऑर्डर तोड़ा हो, उसे बोलते हैं ईश्वर ऋण। जैसे आपने कोई धर्म की पालना ना की हो जहां आपको करनी थी, तो इस धर्म में क्या होता है कि इस जन्म में आपको हर बात पर प्रॉब्लम आएगी। धर्म के जो भी काम करोगे उसमें गलत मीनिंग निकाला जाएगा। तो होता क्या है कि इसमें आप धर्म किसी को भी मानने के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगे और आपको समझ नहीं आएगी कि आपके साथ जो धार्मिक गुरु हैं वो आपके साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म से रिलेटेड लोग होते हैं, वो आपको कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं ईश्वरीय ऋण। और ये होता है आपकी कुंडली में जब 6th हाउस में चंद्रमा पड़ा हो तो ये ऋण बनता है, ईश्वरीय ऋण। जब आपको पितृ ऋण लगा हो
तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको सारे फैमिली मेंबर से धन इकट्ठा करके किसी मंदिर या गरीब आदमी को देना चाहिए। जब आपकी कुंडली में मैत्री ऋण हो तो आपको चांदी के बर्तन या चांदी के उपहार अपनी माता को देने चाहिए और उसे सफ़ेद कपड़े, पिंक कपड़े, इस तरह के कपड़े देने चाहिए जिससे वो खुश हो। समय का ऋण या आत्मा का ऋण जो होता है उसका उपाय ये है कि सूर्य का यज्ञ किया जाए या सूर्य का दान किया जाए, और या फिर आप किसी गुरु की उपासना करें और गुरु को फॉलो करें और अपने अंदर की जो आत्मा है, आपकी अंतरात्मा है, उसको मेडिटेशन से ठीक करें। जो गुरु का ऋण होता है उसको दूर करने के लिए आपको चैरिटी करनी चाहिए, दान करना चाहिए और गुरुओं की सेवा करनी चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। जब कुंडली में आपको बहन का ऋण मिले तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको अपनी बहन को खूब खाने पीने को चीज़ें देनी चाहिए, उसकी टेक केयर करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए और उसको कभी ना कभी कोई ना कोई गिफ्ट देते रहना चाहिए। जब आपको सगे संबंधियों का ऋण दिखे तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने रिश्तेदारों की जो भी बात है सुन लेनी चाहिए और उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए और उनको इतना सुनने के बाद भी कोई ना कोई गिफ्ट या उनकी सेवा करते रहना चाहिए। स्त्री ऋण में आपको गाय भैंसों की सेवा करनी चाहिए। असहाय ऋण या फिर निर्दया ऋण, इस ऋण को पूरा करने के लिए 100 से ज़्यादा गरीबों को अपनी ज़िंदगी में खाना खिलाना चाहिए। जो आपको अजन्मे का ऋण होता है वो कैसे पूरा किया जाता है, उसके लिए आपको मंदिर में नारियल चढ़ाना चाहिए और रेगुलर मंदिर जाना चाहिए और किसी गुरु की उपासना भी करनी चाहिए। ईश्वर ऋण को कुदरत ऋण भी बोला जाता है। इसको दूर करने के लिए कम से कम 100 कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। अगर किसी को जन्म कुंडली सीखने का शौक हो तो सबसे पहले लाल किताब सीखनी चाहिए। लाल किताब में जो जन्म कुंडली होती है उसमें राशियां नहीं ली जाती और हर घर को पक्का घर माना जाता है, लेकिन जो जन्म कुंडली होती है वो थोड़ी सी और सूक्ष्म जाती है और वो राशियों को भी लेती है। आप अगर लाल किताब से जन्म कुंडली सीखेंगे तो वो आपको आसान लगेगी। जब वो सीख लो तो उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जन्म कुंडली सीखें।